साथियों नमस्कार। अपेक्षा करता हूं कि आपको प्रैक्टिस सेट जो पहला है वो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के बारे में इस प्रैक्टिस सेट में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि चचनामा या फतेहनामा जो पुस्तक है इससे किस अभियान की जानकारी मिलती है। तो इसको मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपने जवाब लिख के भेजें। देखते हैं कौन पहले इसका उत्तर देता है। और इसका जो सही उत्तर है, सही जवाब है, चूँकि ये जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ना तो गुजरात पर आक्रमण किया ना दिल्ली पे किया, तो उसका आक्रमण था सिंध, यानी कि जो दाहिर था, सिंध का शासक दाहिर, उस पर आक्रमण किया था। मैं आपको बता चुका हूं अपनी वीडियोस में। मेरे आप सिंध का जो अभियान है उस वीडियो में जाकर इसका विस्तार से आप उत्तर जरूर देखें। इसका सही जवाब है सिंध। आगे बात करते हैं, चचनामा या फतेहनामा पुस्तक का लेखक कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका लेखक पूछा जाता है और चूंकि मैंने आपको बताया भी है। और इसका जो सही उत्तर है वो है अज्ञात। बिलादूरी की जो पुस्तक है किताब फतुह अल बलदान, सुलेमान की पुस्तक, चूँकि वो 800 के आसपास आया था, एक अरबी व्यक्ति था, लेकिन उसने जो इस आक्रमण के बारे में क्वेश्चन लिखा। इमाम यूसुफ किताबुल खराज इनकी पुस्तक है। तो जो अज्ञात है, कोई व्यक्ति पर नाम नहीं पता, यानी कि इस पुस्तक के लेखक का नाम नहीं पता है। और इसके बारे में हमें जब इल्तुतमिश के काल में जब इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद होता है, तब उस फारसी अनुवाद हमारे हाथ में लगता है, तब पता चलता है ये पुस्तक पहले अरेबिक में यानी अरबी में लिखी जा चुकी है, लेकिन इसका राइटर का नाम हमें नहीं पता होता है। तो ये है पूरी हिस्ट्री इस किताब को लेकर। तो ये पुस्तक एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई जिसका नाम नहीं पता हमें, और इसके बारे में हमें जानकारी पहले इल्तुतमिश के काल में मिलती है। और यह पुस्तक जब हमारे हाथ में फारसी में ट्रांसलेट होकर आती है, और मूलतः ये किस में लिखी है, अरबी भाषा में। ये पुस्तक अरबी भाषा में, राइटर का नाम नहीं पता, लेकिन इल्तुतमिश के काल में इसका फारसी में अनुवाद हमें देखने को मिलता है। आगे अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो इसमें चूंकि देखिए मुस्लिम आक्रमणकारी की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। प्रश्न चूंकि पूछा जाता है तो सीधा सीधा हम उत्तर क्या लगा देते हैं, तो मुस्लिम है, यानी कि अरबियों ने हम पर सबसे पहले आक्रमण किया, तो चूंकि वो मुस्लिम ही होते थे, तो इसका सही उत्तर तो मोहम्मद बिन कासिम है। लेकिन जो एक प्रश्न अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके उत्तर अलग भी हो सकते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी भारत पर आक्रमण हुए थे सिंध की तरफ, जैसे दाहिर और उसके पुत्रों ने निष्फल किया था। हालांकि इतिहास में उनका उल्लेख हम कम पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका उल्लेख बेहतर तरीके से हो। तो जो उबैदुल्लाह और वर्दुल, ये दो लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम से पहले। तो अगर ये ऑप्शन में अगर आपको दिख रहे हैं तो आप इनको टिक करें कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यही थे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, चूँकि इनको नेग्लेक्ट किया गया है किताबों से, प्रश्नों से, तो इस वजह से आप फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को टिक करें। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जनरल एक प्रचलन के हिसाब से मोहम्मद बिन कासिम, अगर ऑप्शन में ये दोनों आते हैं तो इनको पहले आप टिक करेंगे। और तुर्क आक्रमणकारी जो भारत पर आक्रमण किए, सुबुक्तगीन, तुर्क, महमूद गजनबी से पहले भी सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था। ये गजनबी के पिता है सुबुक्तगीन। तो तुर्क हो सुबुक्तगीन, अरबी हो मोहम्मद बिन कासिम, प्रथम मुस्लिम हो तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा। और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का जो तमगा है, अगर उबैदुल्लाह वर्दुल का नाम आता है तो निश्चित रूप से आप वो नहीं टिक करें, मोहम्मद बिन कासिम तब टिक नहीं होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 19, मोहम्मद बिन कासिम का जब सिंध पर अभियान हुआ तो उस दौरान वहाँ का शासक कौन था। तो जयपाल तो पंजाब के थे, महमूद गजनबी के काल में, सुबुक्तगीन के काल में दाहिर बसते हैं, चाच और विद्याधर चंदेल। विद्याधर भी महमूद गजनबी के काल में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक,
वहाँ के ये शासक थे। चाच जो हिंदूशाही साम्राज्य है उसके संस्थापक थे, चाच जो है, और उसके बाद ये दाहिर, ठीक, उसी का वंशज। तो दाहिर के काल में जो सिंध का आक्रमण था वो हुआ और ये सिंध के शासक थे, और सिंध अभियान जो मोहम्मद बिन कासिम ने उसको नेतृत्व प्रदान किया, दाहिर उसमें हारता है। तो इसका सही उत्तर है दाहिर। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किस रास्ते से किया? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से तैयार करेंगे कि जैसे भारत में, जैसे ये मान लीजिए भारत है और भारत में ये इधर पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये इंडिया। तो ये जो भारत में घुसने के लिए 3 दर्रे, खैबर, गोमल और बोलन। तो खैबर, गोमल और बोलन, खैबर, गोमल, बोलन, इन दर्रों से होकर मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था, वो आया था मकरान के तट से, यानी कि यहाँ जो रेगिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से इराक से इस तरह से आया था। तो मकरान का तट यानी कि जो बिल्कुल कराची और जो समंदर के किनारे बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ से होकर ये भारत में आया था। और यहाँ सिंध पर इसने, सिंध पड़ेगा वो आप देख लीजिए, ये भारत है, सिंध यानी कि जो इस जगह पड़ता है पाकिस्तान के दक्षिण में, ये जो सिंध था यहाँ आक्रमण किया। तो जाहिर सी बात है इन दर्रों से तो नहीं आएगा, ठीक है, खैबर, गोमल, बोलन से, खैबर, गोमल, बोलन, तो यहाँ से आया वो मकरान तट से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है अब आप भूलेंगे भी नहीं। तो साथियों, नोट्स हर जगह होते हैं, हर टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन बेहतर तरीका वो है कि आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको दिमाग पे कैसे रोकते हैं। बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत पर आक्रमण था उसका सही क्रम क्या था। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, जहाँ पर उनका जहाज लुटा था वहीं आक्रमण हुआ था। तो जहाज कहाँ लुटा था? देवल में। तो ये पहला ऑप्शन और ये वाले बिल्कुल अब लगते हैं कि काम के हैं। इसके बाद नीरुन पास में है। रावर वो जगह है जहाँ पर ब्राह्मणाबाद में दाहिर सोता था, उसका घर था, उसका परिवार था, वहाँ से वो निकल के आया था और रावर में युद्ध हुआ, यहाँ उसका घर था और ये उसकी राजधानी थी। राजधानी तक तो मोहम्मद बिन कासिम बहुत देर में पहुँचा है, पहले ही मामले साफ होते गए। तो युद्ध में यहाँ पर रावर में दाहिर हारता है, फिर उसका घर लूटा जाता है और फिर उसकी राजधानी उजाड़ी जाती है। तो ये है पूरा क्रम, जहाँ शुरुआत, जहाँ डकैती चोरी जो हुई, वो जहाज लूटा गया, वो यहाँ देवल में हुआ था, अरबी जहाज। तो ये इसका बिल्कुल सीधा सा एक क्रम है। तो आपको मुझे लगता है क्रम से ये याद हो गया होगा, रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि रावर जहाँ युद्ध हुआ, फिर उसका घर ब्राह्मणाबाद, तो ब्राह्मणा ये आकर डंडा लगा लीजिए, और अरौर, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो चूंकि आपको पता होना चाहिए, सिंध तो उसका शुरुआती पहला आक्रमण था, तो ये तो हो नहीं सकता, अंतिम पूछ रहे हैं। कन्नौज पर आक्रमण करना चाहते थे, वहाँ गुर्जर प्रतिहार थे, और वहाँ के आक्रमण की आपको पता होगा, अनुमति नहीं दी नए खलीफा किसने? सुलेमान ने, और सुलेमान ने कासिम को बुला लिया। मुल्तान, पंजाब की तरफ ये गया नहीं था, तो मुल्तान ही बचता है, तो मुल्तान इसका अंतिम आक्रमण था। तो ये है इसका सही उत्तर। तो इस तरह कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको तैयार करने रहेंगे, आपको रटना नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री रटी तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा। तो अंतिम आक्रमण भारत में उसका मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। अब अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया? तो जजिया उन पर लगाया जाता है जो दूसरे धर्म के होते हैं, यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया लगाया वो सिंध में लगाया, ठीक। और भारत में पहली बार जजिया सिंध में राजा दाहिर के काल में और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। और चूँकि पहला मौका था जब इन्होंने कोई राजनीतिक क्षेत्र कब्जा किया था, तो यहाँ पर ये जजिया लगाने का हमें
विवरण प्राप्त होता है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर। और बाद में तो जजिया चलता ही रहा था। पहला जो उसका जो सही उत्तर है वो मोहम्मद बिन कासिम। इसकी हत्या का कारण क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जिनको पता है हत्या का कारण क्या था। एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, तो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बताता हूँ। जहर तो नहीं, इसका जो सही उत्तर है बैल की खाल। तो कैसे है मैं आपको बता दूं कि जो राजा दाहिर था, आपको ये दिमाग पर रोकना पड़ेगा, प्रश्न आ चुका है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो राजा दाहिर था तो वो तो खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी दो बेटी थी, सूर्या देवी और परिमल देवी। सूर्या देवी परिमल देवी जो उसकी पुत्रियां थीं, तो इनको मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो बगदाद जो खलीफा थे, जो उमैयद खलीफा थे सुलेमान, उनके सामने लाया गया। तो सूर्या देवी ने क्या बोला कि आपके सामने लाने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ गंदी हरकतें की हैं और हमें एक तरह से झूठा किया है। तो फिर सुलेमान को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्डर निकालता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में भरवा कर और बंद करा दिया जाए, जिसकी उसकी सांस घुट जाए और वो ख़त्म हो जाए। तो बाद में फिर सूर्या देवी परिमल देवी का जो झूठ था वो खुलता है और फिर इनको भी घोड़ों की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा जाता है जब तक ये दोनों मर नहीं जाती। तो ये था इनकी मृत्यु और कासिम की मृत्यु कैसे होती है, इसकी पूरी कहानी। आगे 25वां प्रश्न, आरंभिक रूप से अरबी व्यापारी भारत के किस तट पर आवागमन करते थे। तो जाहिर सी बात है ये भारत का तट है और जो अरेबियन आएंगे तो यहाँ पर अरबी आने के लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का ही बोलबाला था और जो गुर्जर प्रतिहार थे वो इस पूरे सिंध और आसपास के क्षेत्र में प्रभावी थे और यहाँ पर आना चाहिए। और व्यापार करने का भी यहाँ कोई साधन नहीं था, क्योंकि स्थल था, स्थल पर अच्छे व्यापार नहीं होते हैं। तो ये फिर आकर जो है इस तट पर यानी कि यहाँ बसने लगे। और ये वाला जो तट है केरल वाला, ये वाला इसको बोलते हैं मालाबार। तो मालाबार के तट पे आते थे, जाते थे और यहीं पर इसी वजह से इनके यहाँ राष्ट्रकूट जो कर्नाटक की धरती पे थे, राष्ट्रकूटों से भी बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। तो इनको जो मित्रवत यानी कि जो प्यार मिलता था अरबों को, वो राष्ट्रकूटों से मिलता था। राष्ट्रकूटों को यहाँ से घोड़े और वो सारी चीज़ें मिलती थी जो हथियारों के नाम पर काम आती थी। घोड़े मिलते थे, हथियार मिलते थे, वो राष्ट्रकूट यहाँ पर यूज़ करते थे भारत में। और अरबियों को ये फ़ायदा था कि यहाँ से इनका व्यापार अच्छा खासा चलता था और यहाँ से काली मिर्च और मसाले यहाँ से लेके जाते थे और यहाँ पर इनको घोड़े आदि प्रोवाइड करते थे। तो ये है, तो उसका सही उत्तर हुआ मालाबार का तट। और अरबियों ने यहाँ घुसने का प्रयास किया था, तो यहाँ मिहिर भोज और बाद बाकी जो गुर्जर शासक थे उन्होंने अरबियों को भारत में घुसने नहीं दिया, उनको खदेड़ दिया। तो माना जाता है कि अरबों के सबसे बड़े शत्रु गुर्जर प्रतिहार और सबसे बड़े मित्र राष्ट्रकूट। तो ये आपको याद होना चाहिए इस डायग्राम के माध्यम से। अब बात करते हैं अगले जब प्रश्न, भारत में अरबों के सबसे बड़े शत्रु बता चुका हूं मैं आपको, क्यों थे, कैसे थे। तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन, जल्दी बता दें कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगला प्रश्न बात करते हैं सबसे बड़े मित्र। अगला प्रश्न भी बिल्कुल वैसा ही है जो आपको पिछले डायग्राम बताया था। सबसे बड़े मित्र कौन से थे, ठीक, तो राष्ट्रकूट, आपको पता ही होगा, कारण बता चुका हूं क्यों मित्र हैं। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किस नाम से हुआ, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। पंचतंत्र जो पुस्तक है वो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, कश्मीर में लिखी गई। और ये कश्मीर के शासक के जो बच्चे थे उनको अच्छे से नैतिक शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी, विभिन्न कहानियों के माध्यम से, ठीक, विभिन्न जीव जंतुओं के माध्यम से। तो ये 40 भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और देसी भाषाओं में तो तमाम में हुआ है। तो इसका जो अरबी में अनुवाद हुआ है वो कलिलाह व दिमना के नाम से हुआ है। कलिलाह और दिमना कौन थे, गीदड़, दो गीदड़ हैं, उनके माध्यम से पूरी कहानी बता दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा चुका है कलिलाह और दिमना कौन थे। साथियों अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के समय वहाँ की राजधानी क्या थी।
तो आपको पता होगा, देवल में बता चुका हूँ, यहाँ जो लूट हुई थी अरबी जहाज की, तो ये राजधानी तो हो ही नहीं सकती, ये तो एक बंदरगाह था, ठीक, समुद्र तट पे, ठीक। रावर वो जगह थी जहाँ पर दाहिर से युद्ध हुआ था। ब्राह्मणाबाद यहाँ पर दाहिर का घर था और ये उसकी राजधानी थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो राजधानी पूछ रहे हैं तो अरोर राजधानी आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न 30, अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, और मुझे लगता है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे होंगे। और प्रश्न चूंकि मैंने बहुत सामान्य रखे हैं, बहुत छोटे स्तर के हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो अन्य तथ्य आपको डायग्राम के माध्यम से बताए जाते हैं, तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो जाता है। एक तरह से आपका नोट्स है वो रिवाइज हो रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के समय खलीफा कौन थे? तो सिंध आक्रमण जब किया था तो उस समय खलीफा थे वालिद, और जब मोहम्मद बिन कासिम लौट कर आया था तो खलीफा थे सुलेमान, और सुलेमान की कासिम और हज्जाज से नहीं बनती थी। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम को छोटी सी बात पर मृत्युदंड दे दिया गया था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्रैक्टिस सेट जो 15 प्रश्न मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में रखे हैं, तो इनका मेरा उद्देश्य है कि इनको डायग्रामेटिक रूप से आपको पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर करना, ताकि दिमाग पर आपके ये नोट्स अच्छे से रुक जाएं। तो साथ ही विस्तार से आप मेरी जो वीडियोस हैं लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जीएस जो एडवांस कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट के लिए ये आप जरूर देखें। धन्यवाद।